हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है और उसी सिलसिले में हम डेमो टीचिंग कर रहे हैं। ओके, और उस डेमो टीचिंग में हम टॉपिक वाइज किस पे अच्छा सा डेमो दिया जा सकता है और कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकते हैं उस पे डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता भी है इंटरव्यू 60 मार्क्स का है, उसमें से 30 मार्क्स डेमो टीचिंग पे ही बेस्ड हैं। तो हमारी डेमो टीचिंग अच्छी होगी तो हमें 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स से मिल सकते हैं। तो उसी सिलसिले में दोस्तों एक सुमित्रा कोइरी का कमेंट आया था पिछली वीडियो में। तो उन्होंने बोला था कि सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी पे डेमो टीचिंग कैसे बनाएंगे, यानी उनका जो टॉपिक है इंटरव्यू के लिए वो सीएफटी है। तो सीएफटी पे कैसे डेमो बनाए जा सकते हैं, तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुमित्रा कोइरी, आपका जो टॉपिक था पसंदीदा, उस पर आज हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई और टॉपिक हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके, ताकि हम उस पर फिर से डेमो टीचिंग लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें मार्कर लेने हैं। ओके, जो मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि मार्कर अगर इंटरव्यूअर के टेबल में है तो प्लीज परमिशन लेना, अदरवाइज नो नीड टू टेक परमिशन। ओके, अगर टेबल में नहीं है उनकी तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। ठीक है, तो डेट मेंशन कर देते हैं। तो आज की डेट है हमारी, डेट हो गई 23 एंड ये हो गया। ठीक है, तो डेट डालते समय आप उस वक्त ऐसा भी बोल सकते हैं कि बच्चों चलो बताओ आज की डेट क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि बच्चों को भी पता चले आज की डेट क्या है और आपको भी। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर अपने टॉपिक में आने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करने हैं। तो सीएफटी के लिए क्या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से क्या पूछेंगे, बच्चों चलो बताओ बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ओके, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। तो बच्चे बोलेंगे कि बच्चों को नॉर्मली पता ही होता है। वैसे अगर वो 12th के बच्चे हैं तो उन्हें पता होता है, हमें 11th में उनको बता देते हैं कि बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप ऑफ द बॉन्ड। ओके, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड, ये हम उन्हें बता देते हैं। ठीक है, और 12th का स्टूडेंट है तो वो जानता है नॉर्मली। ओके, तो उसके बाद अगर वो 12th का स्टूडेंट है तो आपने कोऑर्डिनेशन पहले भी उन्होंने पढ़ी होगी कुछ। ओके, आप डायरेक्ट तो सीएफटी पे तो आ नहीं रहे हैं। ओके, पहले आप उनको कुछ नॉर्मल चीजें बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ओके, लेकिन तो अगर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यस, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज ही कर सकते हैं। ओके, कि कौन से सामने कैसा इंटरेक्शन यानी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम सबसे पहले पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि बॉन्ड, बच्चे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो बच्चे बोलेंगे कि 3 टाइप्स। तो अब आपको क्या करना है, जो बच्चों ने आंसर दिया है ना उसी में से क्या करना है, क्वेश्चन अराइज करना है। ठीक है, तो आप उन्होंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल दिया। ठीक है, तो बच्चों बताओ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है। तो बच्चे नॉर्मली पता होता है 12th के बच्चों को कि सर एक उसमें एक्सेप्टर होता है, एक होता है डोनर। ओके, और अगर वो 12th के बच्चे हैं तो उन्होंने अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो उनको ये भी पता होता है कि लिगेंड किसे कहते हैं और किसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ओके, और अगर ऐसा पता नहीं है तो तुम वहां पर थोड़ा सा बता ही भी देना। ठीक है, तो आप उनको बता भी सकते हैं कि बच्चों जो आप डोनर बोल रहे हो, डोनर को हम लिगेंड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, किस क्या बोलते हैं, लिगेंड भी बोलते हैं। और जिसको आप एक्सेप्टर कह रहे हो ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों को यहां तक पता चल जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन अराइज करना है आपको। ठीक है बच्चों, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, यानी एक लिगेंड होता है और एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास ये लिगेंड आ रहा है पास, यानी एक्सेप्टर के पास कौन आ रहा है, डोनर आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्या उसके जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें कोई एनर्जी चेंज होते हैं या कोई क्या चेंजेस होते हैं बच्चों, ये बताओ। ठीक है, तो बच्चों को ये पता नहीं होता है, कीप इन माइंड। ओके, बच्चों को पता नहीं होता है नॉर्मली। ओके, वो चुप रहते हैं, सर हमें पता नहीं बोलते, किसी को भी पता नहीं होगा क्लास में। ओके, तो अब आपका स्टार्ट होगा टॉपिक। तो आप बोलोगे सर आई मीन बच्चे, ओके बच्चों, अब हम आज क्या पढ़ेंगे, जब कोई लिगेंड या कोई डोनर एक्सेप्टर के पास आता है, जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं, तो जो डी ऑर्बिटल होती है ना उसमें स्प्लिटिंग होती है, उनकी एनर्जी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसी को आज पढ़ेंगे। और उसके बारे में जो बताया वो किसने बताया, सीएफटी ने, यानी क्रिस्टल फील्ड टॉप थ्योरी ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कौन सा, सीएफटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर आपको डाल देना है
टॉपिक। ओके, तो टॉपिक हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दूसरा सब टॉपिक क्या हो गया? सब टॉपिक हो गया, सब टॉपिक है ये हमारा CFT। ओके, CFT। ओके, जिसको हम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं बगल में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, और आप जो लिखें वो बोलते भी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम जल्दी से हेडिंग डाल देते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, ओके, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें हम ये मेटल एटम होता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? लिगेंड होते हैं। ओके, और लिगेंड के नंबर चेंज भी होते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और वो 6 भी हो सकते हैं। लिगेंड 6 भी हो सकते हैं, ये है। और ये कोऑर्डिनेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर ये मेटल है यानी एक्सेप्टर, और ये क्या होते हैं? डोनर होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो इसकी शेप बनती है ना 4 वाले में, तो उसको हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोल सकते हैं? टेट्राहेड्रल। ओके, यस। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसकी शेप को? ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी अगर 4 लिगेंड होंगे तो उसकी शेप क्या हो सकती है? टेट्राहेड्रल। और अगर 6 लिगेंड होंगे तो वहां पर उसकी शेप क्या हो सकती है? ऑक्टाहेड्रल। यानी CFT ने 2 अलग अलग केस के लिए अलग अलग थ्योरी यानी अलग अलग बात कही है। तो हम उस पर हम 1 by 1 हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में देखना यार बच्चों, फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? जिसमें जो नंबर ऑफ लिगेंड होंगे ना वो कितने होंगे? 6 होंगे। क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे? 6 होंगे। तो हमने इसकी बात कही। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने ये मेटल की d ऑर्बिटल है, ये मेटल की क्या है? d ऑर्बिटल। d में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? d ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 होती हैं। d सबसेल ऑफ मेटल। ठीक है, ये जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। ये है बच्चों। ठीक है, ये डी सबसेल है किसकी? मेटल की। लेकिन अभी ये क्या है? अभी ये क्या है? डीजनरेट है, यानी सबकी जो एनर्जी है सब ऑर्बिटल्स की वो क्या है? सेम है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? ये होता है DXY। इस ऑर्बिटल का नाम होता है XZ, ZX, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है x² माइनस y², और ये होता है DZ²। ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी ऑर्बिटल। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब लिगेंड पास आता है, कौन पास आ रहा है? लिगेंड। ये लिगेंड पास आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है ना वो पास आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, किसको? मेटल एटम। तो इसमें ना इसकी एनर्जी इंटरेक्शन होता है, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 1 2 3 4 5 ये हो गई। ठीक है, फिर बड़ी और पास आए वो। ओके, और पास आए, और पास आए। अब जब और पास आते हैं तो फिर क्या हो जाती हैं? वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाती हैं। ओके, यहाँ बन जाता है, ये इनकी एनर्जी अलग हो जाती है और इनकी एनर्जी अलग हो गई। अब ये डीजनरेट नहीं रही, देखो ये। और यहाँ कौन कौन सी होती हैं? DXY, ये YZ, और ये ZX, और यहाँ हो जाती है Z² और x² माइनस y², ये ऑर्बिटल। और इन तीनों के सेट को बोलते हैं हम T2G। ठीक है, और इस सेट को बोलते हैं हम EG बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब और ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ओके, क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। ये है बच्चों। ठीक है, अब फिर मैं बता देता हूं क्या, जब लिगेंड पास आता है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो d ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट कर जाती है। ठीक है,
स्प्लिट कर जाती है, और स्प्लिट करने पे दो सेट बनते हैं, एक T2G होता है और एक EG होता है, इसको ध्यान में देना है, ठीक है। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल ओ, ओके। अब डेल ओ क्या रिप्रेजेंट करता है देखना, हाँ, डेल ओ बराबर होता है CFSE, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या हुआ ये, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G सेट, इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो होता है CFSE, ओके जी। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब हम चलते हैं किसके लिए, अब हम निकालते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कितने डोनर एटम हैं, 4 हैं। अभी तक किसके लिए निकाला था हमने, 6 के लिए, ओके। तो अब हम चलते हैं 4 के लिए। तो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। सेम ऐसी प्रोसेसेस में भी होती है, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल होती है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, यानी वैलेंस सेल है ये, लास्ट वाली जो सेल है ना वो है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डी सब सेल है, ठीक है। और जैसे लिगेंड पास आया इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर और पास आया तो ये स्प्लिट कर गई, क्या कर गई, स्प्लिट। अब इस वाली कंडीशन में ना जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें जो 3 सेट होते हैं ऊपर चले जाते हैं, 1 2 3, और यहाँ क्या हो जाते हैं 2 सेट, और इसको क्या बोलेंगे हम, E, इसमें G नहीं लगता, और ये हो गया T2, ठीक है। ये E सेट है और ये क्या हो गया T2। तो इसका नाम, इसको पता ही है आपको, DZ² DX² माइनस Y², ठीक है, Y²। और ये क्या है, DXY DYZ और DZX। और इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम इसमें डेल T से इंडिकेट करेंगे, T फॉर टेट्राहेड्रल, ओके। और यहाँ पर जो डेल T है ना वो क्या है, CFSE है, ओके, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। और ये जो है बीच वाला सेंटर जो इन दोनों के बीच, उसको बोलते हैं हम वेरी सेंटर। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चे समझ जाते हैं, ओके, यस। तो फर्स्ट टाइम में तो बच्चे समझ जाएंगे, और इतनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में देना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें उस वक्त CFSE निकाल के भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसके लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए। अब डेमो टीचिंग में क्या होता है कि हमें टाइम उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, ओके। तो उसमें आपको क्या करना है, इतने ज़्यादा CFSE नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो नॉर्मली उनको ये बता देना है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो और एक और चीज समझाने दी कि स्प्लिटिंग ये हुई, और ये इसे किसने बताई स्प्लिटिंग, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई। और उन्होंने दोनों, और हाँ, जो हमारे 12th में है वो 12th में केवल किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही है, ठीक है। हाँ दोस्तों, और हो सकता अब आपने तो MSc भी BSc भी करा हुआ है, वहाँ तो स्क्वायर प्लेनर के लिए भी है, ट्राइगोनल के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है बच्चों को, ठीक है। बच्चे 12th के होते हैं, वो उतना ज़्यादा भाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको केवल जितना सिलेबस में लिखा होता है ना, यानी NCERT बुक में जो भी बुक वहाँ चलती है उतना ही इन्फॉर्मेशन लाजमी होता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, ठीक है। आप जानते हो, ठीक है, आप, लेकिन उनको नहीं देना है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उनको बेसिक बताना है, ठीक है। अगर उनके बेसिक आपने क्लियर कर दिए ना, तो वो ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए तो खुद भी इतना ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनके बेसिक आपको अच्छे करने हैं, ओके। यानी आप बार बार उनको बेसिक चीज़ें बताओ, ठीक है। उनके बेसिक अच्छे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक हायर चीज़ों के लिए ऑटोमेटिक ट्राई करते रहते हैं। वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होती है, अगर बेसिक क्लियर होते हैं तो ऊपर, क्योंकि अगर तुम ये इस सीढ़ी में हो तो यहाँ तो ऑटोमेटिक जाने की सोचोगे, ठीक है, यस। ये सीढ़ी में तुम्हारा पैर है, अगर ये सीढ़ी में पैर नहीं है तो तुम यहाँ कैसे जाओगे, है ना। तो इसलिए ये सीढ़ी में यानी बेसिक में उनका पैर होगा तो वो हायर की ओर बढ़ते
रहेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर अब आपको जैसे ही आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों से एक बार पूछ भी लेना है कि बच्चों आपको CFS यानी CFT आया कि नहीं आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई। ओके, तो बच्चे, कुछ बच्चे तो यस बोलते हैं, और क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो ना उन्होंने, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में कंप्लीट नहीं आता, आपने 100% दिया तो उनको 10 या 5% भी नहीं आएगा, वो तो सबकी ही बात होती है, ठीक है। अगर हमें भी पढ़ाया होता तो अगर फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा, तो होता है कि भाई नहीं आता, 1% आता है, 2% आता है, ठीक है, और माइंड में लगता है यार क्या हो गया, कितना बड़ा टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगली बार फिर हम उसे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो उसकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जैसे इसी में देखो, अब जो बच्चा 12th का होगा उसके लिए तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा नया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी उसके लिए नया नया होता है केमिस्ट्री में, तो कुछ शब्द तो एकदम से नए होते हैं, तो उन्हें एसिमुलेट करने में टाइम लग जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आप जब कोई चीज़ भी समझाएं तो उसको फील करते हुए समझाएं, ठीक है, यस, उसको फील करते हुए पूरी आत्मा से समझाना है, ठीक है। तो सुमित्रा कोयरी, आपको वीडियो कैसी लगी, यानी CFT पे और कुछ इम्प्लीमेंट करने की अगर आवश्यकता हो इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोई डेमो चाहती हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट के लिए बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू कि आपने कमेंट किया और उससे हमें डायरेक्शन मिली। तो दोस्तों, ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना इंटरव्यू के लिए निकालें और खूब सारा इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, प्लानिंग करें, ओके, और बहुत सारी रिटर्न में भी ये तैयारी करें, ठीक है, यानी रजिस्टर ले लें 3-4, ओके, किसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मैं इंट्रोडक्शन बोलूँगा अपने ब्रीफ में, ओके, और क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ओके, और कैसे मुझे ड्रेसिंग करनी है, एक रजिस्टर उसका भी बनाएं ड्रेसिंग का, कि मैं क्या पहन के जाऊँगा, कैसा एटीट्यूड होगा मेरा, ओके, और फिर कौन सा टॉपिक मुझे डेमो टीचिंग के लिए लेना है, ओके। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि आप प्लान करके गए हैं कि मैं डेमो टीचिंग में ये टॉपिक लेने वाला हूँ, ठीक है, बट कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि वो आप नहीं ले सकते, एक इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं ये टॉपिक आप एक्सप्लेन करके दिखाओ, भाई फिर तो तोते उड़ जाते हैं, है ना, उस वक्त। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप क्या करें, 4 या 5 डेमो टीचिंग पे काम करते रहें। ऐसा होगा ना, अगर आप 4-5 डेमो टीचिंग के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और एक्सप्लेनिंग का तरीका सीखेंगे, तो क्या होगा ना, जब अगर कोई तुमको ऐसा टॉपिक मिल गया वहाँ जहाँ जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की थी, आप एट द मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं प्लान, ठीक है, लेसन प्लान एट द मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है, ठीक। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं उत्तराखंड में टीचर हूँ, और ये बात मैं तभी कह रहा हूँ क्योंकि मैं फील करता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक, जैसे मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने गया, मैं तैयारी करके गया हूँ, ठीक है, स्कूल में कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत सारा पढ़ लिया मैंने, ठीक है, लेकिन बच्चे कहते हैं सर आज ये टॉपिक पढ़ाओ, ये छूटा था, आज ये पढ़ने का मन है, ठीक है, तो फिर अपना टॉपिक किनारे, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए मुझे फिर अपनी खुशी थोड़ी हटानी पड़ती है, नहीं, बच्चे खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा, ठीक है, तो मुझे वो टॉपिक हटा के फिर उनका टॉपिक लाना पड़ता है। तो उनकी टॉपिक, अब मैंने क्या किया होता है, मैंने बहुत घर में और प्लानिंग भी की होती है, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ उस वक्त, अगर अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, सर बच्चों आज मैं इसे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो आप क्या करो, 3-4 टॉपिक पे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे क्या करो, एक्सरसाइज करो, प्लानिंग करो कि मैं इस पे, अगर मैं टॉपिक पे, ये मेरा डेमो टीचिंग का टॉपिक होता तो मैं इस पे ऐसे कहती, इस पे। और एक और चीज़, 10 मिनट की वीडियो बनाओ, जहाँ पर भी आप ब्लैक बोर्ड लो, वाइट बोर्ड, और रिकॉर्ड करो उसको, ठीक है, और फिर देखो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, और कहाँ पर मेरे, जब मैं बोल रही हूँ कहाँ पर पॉज आना जरूरी है, कहाँ पर मैं तेज बोल रही हूँ, कहाँ पर मुझे धीरे करना है, और कहाँ पर मुझे धीरे बोलना है, कहाँ पर मुझे आवाज़ तेज करनी है, एक्सप्रेशन, वॉइस, ओके, और अपना बॉडी गेस्चर, ओके, उसको, और एक्सप्रेशन भी साथ साथ चेंज होने चाहिए। एक ही एक्सप्रेशन में या ऐसे थका हुआ वाले हैं, थकेलू वाले एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन चेंज भी होने हर किसी सेंटेंस के साथ साथ, ओके। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और वन मोर थिंग, आप खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा इन दिनों, ओके, इंटरव्यू के बारे में। अगर हो सके तो अच्छी अच्छी इंटरव्यू की बुक्स आती हैं, अगर बुक्स नहीं है तो ऑडियो बुक्स जरूर आती है इंटरव्यू पे, ठीक है, उनको जरूर पढ़िएगा यूट्यूब पे या कहीं से भी, ओके, ऑडियो बुक्स इंटरव्यू पे, कि इंटरव्यू को कैसे कैसे
फेस किया जाता है, कैसे टैकल, एक नई नई तरीके आपको सामने आएंगे इंटरव्यू के, अगर आप बुक जरूर देखेंगे या बुक पढ़ेंगे। वो बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑडियो बुक जरूर है, ओके, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा, ओके। तो मेरे दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई नए टॉपिक पे डेमो चाहिए, ओके, और शेयर जरूर कीजिएगा जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं KVS के लिए। एंड लाइक तो आपने कर दिया होगा, और वो काला बटन दिख रहा है ना, वो भी दबा दिया होगा, है, यस दबा दिया ना, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, ओके। तो मिलता हूँ आपसे एक नई डेमो टीचिंग के साथ, ओके, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा को कौन से टॉपिक पे आपको डेमो टीचिंग चाहिए, ओके। मैं उसके लिए क्रिएट करूंगा डेमो टीचिंग, उसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाऊंगा, ओके। आप भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपने बीएड में लेसन प्लान बनाया होगा ना, यस, तो आप भी बना सकते हैं, ओके। तो और सबका अपना अपना एक क्रिएशन का एक तरीका होता है, सभी क्रिएटर होते हैं, तो अलग अलग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे विदाई दीजिए भाई, अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, ओके। और इतना प्यार दिया आपने, पिछली जो डेमो की वीडियो थी बहुत अच्छी व्यूज़ आए हैं उसमें, उसके लिए थैंक यू। और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, वही जोश के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।